हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज की जो ये कहानी लेकर आई हूँ, घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है लखनऊ की। और ये जो घटना है ये अ, रेणु यादव की है और उनके जो पति होते हैं वो राकेश यादव होते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं। रेणु यादव और राकेश यादव के 3 बेटे थे। एक तो होता है नितिन यादव, एक निखिल यादव और एक प्रीत यादव। प्रीत यादव, निखिल यादव और नितिन यादव, उनके 3 बेटे होते हैं। तो परिवार जो था वो अच्छा खासा था। जिसके घर में 3 बेटे हों तो माता-पिता को बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे पास 3-3 लाठियाँ हैं, मेरे पास 3-3 बेटे हैं और ये 3 बेटे जो हैं हमें बहुत ऊँचा ले जाएँगे और हमें बहुत ऊपर तक सारे संसार के सुख देंगे। ऐसा मानते हैं माता-पिता जिनके घर में 3 बेटे होते हैं। क्योंकि जितना कहते हैं कि बच्चे रीढ़ की हड्डी होते हैं, उतना ही बच्चे जो होते हैं ना वो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले भी निकल जाते हैं। बेटा और बेटी आज के टाइम में देखिए सुरक्षित किसी भी रिश्ते में नहीं है। समस्याएँ तो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और 90% जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ये हमारा कारण है फ़ोन। तो ऐसी ही एक घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। 3 बच्चे होते हैं, पिता डेयरी चलाकर तीनों बच्चों को पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे, बड़ा कर रहे थे और बच्चे भी जवान हो चुके थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि अभी 3 तारीख की ही बात है, अक्टूबर चल रहा है। आज जो तारीख है वो 11-12 के आसपास ही है, तो 3 अक्टूबर की बात है। तो बच्चों की मम्मी कहती हैं कि मैं अपने मायके घूम कर आती हूँ और वहाँ से मैं आ जाऊँगी और मायके में जाकर 2-1 दिन के लिए मैं चली जाती हूँ। कहते हैं पति कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ मायके में अपने घूम कर आ जाओ। तो माता जो है वो आती है और घूम कर चली आती है। तो जो बेटा था वो अपने ताऊ जी के घर पर था, जो बड़ा बेटा था नितिन, वो ताऊ के यहाँ पर था कि कहता है ताऊ जी अब मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी हो आ गई होंगी, शाम का समय हो रहा है। वो अपने घर आता है, दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बड़ा खुश था कि मम्मी आ गई होंगी क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो माँ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आकर जब वो देखता है बहुत तेज़ चीखता चिल्लाता है क्योंकि चारों तरफ खून ही खून था और जो माँ होती है रेणु यादव वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। बहुत तेज़ चीखता चिल्लाता शोर मचाता है और मचाने के बाद में वो सारा गाँव सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। सब आकर देखते हैं तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कि शायद इस लूट को किसी ने बड़ा ही अंजाम दिया है। अंदर कमरे में जाकर देखा जाता है तो घर की ज्वेलरी और जो नकदी थी कुछ भी वहाँ पर सेफ में नहीं था। इसके बाद उनके पति को राकेश यादव को फ़ोन करके बुलाया जाता है क्योंकि वो भैंसों को चराने के लिए बाहर गए हुए थे। भैंस को चराकर जब वो आते हैं तो वो सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तो उनके जो 2 बेटे थे वो दोनों प्रीत यादव और नितिन यादव वहीं पर थे, लेकिन निखिल जो था उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। पिता क्योंकि अंतिम संस्कार करना था, तीनों बच्चों का होना बहुत ज़रूरी था। साथ के साथ ये भी पता लगाना था कि इस का जो हत्या के पीछे कारण है वो क्या है। तो वो कहते हैं कि आज तो ये आने वाली थी, अपने मायके गई हुई थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में जुट जाती है, वो पूरा ब्यौरा लेती है कि तुम्हारे यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, किसके साथ दुश्मनी है, किसके साथ नहीं है। तो वो कहता है मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ पर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा कैसे हो गया। तो वो ये भी कहते हैं जब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं सबकी सहमति से, तो वो ये भी बोलते हैं कि मेरा बेटा जो निखिल यादव है वो गायब है। शायद उसे चोर जो जो भी लुटेरे आए थे घर में लूट-पाट करके चले गए, वो मेरे बेटे को भी ले गए हैं। बेटे को भी शायद उन्होंने किडनैप कर लिया है। ऐसा पिता को अंदेशा लग रहा था कि बीवी भी गई और मेरा बेटा भी घर में नहीं है। पुलिस को वो उसकी भी अपने बेटे की भी एफआईआर और अपनी फ़ोटो बच्चे की देते हैं। पुलिस दोनों तरह से अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि फ़तेहपुर सीकरी का एक लड़का होता है, वो इस खबर को 4 तारीख की ये बात है और 3 तारीख को ये मर्डर हुआ था। तो ये अखबारों में चारों तरफ फैल गई थी कि एक माँ के मर्डर करके एक बेटे को किडनैप कर लिया गया। तो जो फ़तेहपुर का एक लड़का होता है, वो खबर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा भौचक्का रह जाता है। भौचक्का रह जाने के बाद में वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को
बुलाकर सारी बात बताता है। वो बताता है कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले एक लड़का था बाइक पर और वो रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ, मतलब घूम-घाम के रेलवे स्टेशन पर बैठा था और बहुत भुलक-बिलक कर रो रहा था। जब वो रो रहा था तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने रोते-रोते मुझसे ये कहा था कि मेरी माँ भी मर गई और मेरे पिता भी मर गए। मैं जैसे-तैसे करके भीख माँग-माँग के अपना पेट पाल रहा हूँ। मैं क्या करूँ? और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो फतेहपुर का लड़का होता है वो कहता है तुम रो मत, परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों मिल बाँट कर कमा लेंगे और कमाकर जो भी बचेगा हम खा लेंगे। जब तुम्हें जॉब मिल जाए तो जब तुम चले जाना, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो फतेहपुर वाला जो लड़का है उस लड़के को अपने घर ले आता है, लेकिन जो अखबार में खबर थी वो ये थी कि माँ के मर्डर के बाद में हुआ एक बेटा लापता। तो वो पुलिस जब आती है, वो पुलिस को सारी बात बताती है, तो वो निखिल को वहाँ से अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद में जब उससे पूछताछ की जाती है, तो इतना बड़ा कांड निकलता है कि इंसान की रूह को कँपा कर रख देगा। तो वो लड़का कहता है कि मैं ऑनलाइन गेम खेलता था और मैंने अखबार में देखा था कि इस गेम को खेलने से बहुत जल्दी हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो अखबार में इश्तिहार देने के बाद मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में वो जिस-जिस चीज़ को अलाउ करने के लिए कहते चले गए, मैं वही अलाउ करके सबमिट करता चला गया। उन्होंने मेरे से ये भी बोला था कि क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है कि हम तुम्हारी चैट देखें या हम तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से जुड़ें? तो कि मैंने सबके लिए ओके, ओके, ओके करता चला गया। लेकिन उसमें उस लड़के की कुछ ऐसी आपत्तिजनक भी वीडियो थी, ऐसी उसकी फ्रेंड के साथ थी, जिसके साथ भी थी, कि वो भी उनके पास में पहुँच जाती हैं, जो जिस गेम को उन्होंने डाउनलोड किया था। इसके बाद में वो शुरू में जब उसने गेम खेला तो वो काफ़ी 2000, 4000, 6000, 10,000 रुपए जीतता चला गया और वो कहने लगा पापा क्या कमाते हैं महीने भर में, जो मैं घर बैठे हुए 2 दिन में ही कमा देता हूँ। गलत तरीके से कमाया गया पैसा तो गलत ही होता है। इसके बाद में उसे लगता था अब तो ज़िंदगी की मौज ही मौज है, अब तो मैं राजा बन जाऊँगा, मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी मानसिकता उसकी बन चुकी थी और उसके जब वो अकाउंट देखा जाता है, तो अकाउंट से लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए की ट्रांज़ैक्शन, वो सॉरी 40 से 50 लाख रुपए की ट्रांज़ैक्शन उसमें आना और जाना हो चुका था। तब वो लड़का फिर बताता है कि अब इसके बाद में फिर मेरा मैं माइनस में चलता चला गया और मेरा अकाउंट बहुत डाउन, डाउन, डाउन जा रहा था। मैंने खेलने के लिए मना भी किया, तो जो वहाँ से मुझे कॉल आती थी गेम से, तो वो ये कहते थे कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने वीडियो को भी भेजा मेरे पास, तो मैं अब करता तो क्या करता? माइनस 10 लाख में मैं पहुँच गया था। मेरे पास में बैंक वालों के भी फ़ोन आने लगे थे और जिनसे मैं लोन लेता था उनके भी मेरे पास कॉल आने लगे थे। मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया। तो मैंने पापा से बोला था कि मम्मी को मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि मम्मी के पास ही सेफ की चाबी थी जिसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए का ज़ेवर था। उसके बाद में मम्मी को लेने चला जाता हूँ और लेकर जाने के बाद में जब मम्मी को लेकर आता हूँ, तो जहाँ मम्मी ने चाबी रखी थी मैंने उसको देख लिया था मम्मी को रखते हुए और मैंने वो चाबी निकाली, सेफ खोली और सेफ खोलने के बाद में मैंने जो गहने थे वो पोटली में मैंने उठाकर वो अपने बैग में डाल रहा था, तो मंगलसूत्र मेरी उँगली में लटका रह गया और मम्मी ने मुझे देख लिया कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा, "तू ये क्या कर रहा है? अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो तू मुझे बता दे।" लेकिन मैंने मम्मी की कोई भी बात नहीं सुनी और मम्मी ने जैसे ही मुझे पकड़ा कहने लगी, आज आने दे तेरे पापा को, मैं सारी बात उन्हें बताऊंगी कि तू कितना गलत चल रहा है। और के पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ और एक पेचकस पड़ा हुआ था कि उस पेचकस को लेके मैंने टीवी की आवाज़ लड़के ने तेज की और मम्मी की गर्दन पर सीने पर पेचकसों से ही वार करना शुरू कर दिया कि भरा हुआ सिलेंडर वहीं पास में रखा था, उठाकर मैंने मम्मी के ऊपर 3 बार देकर मारा। कितना निर्दयी कपूत वो बच्चा था, या ये कहें कि गेम ने उसकी मानसिकता को ख़त्म ही कर दिया था। तो वो जो खून के छींटे थे वो दीवारों पर, सिलेंडर पर, आस-पास में सब जगह फैले हुए थे। इस दर्दनाक हादसे को सुनकर वहाँ पर पुलिस वाले के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि 20-22 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है।
इसके बाद में फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं कि मैं फिर वहाँ से बाइक उठाता हूँ और बाइक उठाकर आकर फ़तेहपुर स्टेशन पर रुक जाता हूँ। इसके बाद में फिर मैं कहानी आपको बता चुकी हूँ कि वो लड़का किस तरह से उसको लेकर आता है। तो जब पिता से ये बात कही जाती है तो पिता कहते हैं कि तुम चोरों को बचाने के लिए मेरे ही बेटे को फंसा रहे हो। तो वो आमने-सामने कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, मुझे मेरे बेटे से बात कराओ। इसके बाद में दोनों पिता और जो बेटे होते हैं दोनों को आमने-सामने लाया जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या ये पुलिस वाले सही बोल रहे हैं? तो अब लड़का गर्दन हिलाकर कहता है कि हाँ पापा, ये पुलिस वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो बताता है कि वो एविएटर गेम है, जिस एविएटर गेम की वजह से ही आज मैं इस उस पर पहुँचा हूँ हद पर। गवर्नमेंट ने कुछ गेम तो बंद कर दिए हैं, लेकिन ये हर एक गेम इस तरह का बंद होना चाहिए जो बच्चों को कातिल बना रहा है। तब उसने ये बताया था कि 1 अक्टूबर 2025 को जो उसकी नानी काकोरी में गई हुई थी कि नानी के यहाँ पर नानी का घर जो था वो काकोरी में था कि मैं खुद ही मम्मी को लेकर आया था और मैंने ही ये इस तरह की चीज़ को पैसे को 40-50 हज़ार रुपए की नकदी थी और 8-10 लाख के गहने थे, वो मैं सारे लेकर बैग में चला गया था। जब पिता ये वाली बात सुनते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि वो मर ना जाए। तो इस तरह से हम कितने लाड़ और प्यार से बेटों को पालते हैं। जब हमारे बेटे होते हैं, ढोल धमाके बजाकर हम पूरी दुनिया में बता देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इस तरह से गले लगाते हैं उन्हें जैसे पता नहीं ये हमारी ज़िंदगी के चश्मो-चिराग आ गए हैं। लेकिन आज के समय में एक बेटे ही इतने बुरे हो रहे हैं कि उनके दिल में दया, धर्म, ममता सब खत्म हो जाती है। मैं तो इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, ना ही मैं किसी बेटे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट या कमेंट करना चाह रही हूँ। लेकिन ये 99% देखने को मिल रहा है कि गेम के चलते, फ़ोन के चलते बच्चों में बिल्कुल भी मानसिक उनका विकास नहीं हो पा रहा है और बहुत जल्दी वो एग्रेसिव होकर किसी भी अंजाम को किसी भी बात को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।